ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। तो हम लोग उसी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर के उस चैप्टर पर रुके पड़े हैं। आज संभव है कि हम लोग अर्ली मिडिल एज तक पहुंच सकें। सो जस्ट वी हैव टू स्टार्ट नाउ, बट अर्लियर देन दैट वी हैव टू डील विथ 5 MCQ क्वेश्चंस। You people are ready for facing the questions, I think. So just start the questions. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस गुप्त विद्वान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रामगुप्त के हत्या के पश्चात राज्यारोहण का जिक्र किया है? Which Gupta scholar has mentioned चंद्रगुप्त विक्रमादित्या's coronation after the assassination of रामगुप्ता? की हत्या के पश्चात राज्यारोहण का जिक्र किया है। चॉइस ए अमर सिंह, चॉइस बी कालिदास, चॉइस ए विशाख दत्त एंड चॉइस डी शूद्रक। विशाख दत्त, यस, करेक्ट आंसर। विशाख दत्त का 2 रचनाएं हैं। ही हैज कंपोज 2 टेक्स्ट, वन इज मुद्रा राक्षस एंड सेकेंड वन इज देवी चंद्रगुप्तम। तो ये देवी चंद्रगुप्तम में ये पूरी चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्तोत्तर काल में वल्लभी किस वंश के अधीन था? चॉइस ए उत्तर गुप्त, चॉइस बी पुष्यभूति, चॉइस सी मैत्रक, चॉइस डी मौखरी। इन पोस्ट गुप्ता पीरियड वल्लभी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज डायनेस्टी? ए लेटर गुप्ताज, बी पुष्यभूति, सी मैत्रकाज, डी मौखरी। Be fast, my friends. Maximum B. Choice number B. B. C भी है। C is the answer. मैत्रकाज, वल्लभी मैत्रकाज का है। जो मैंने कल बताया था कि गुप्ता एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो रीजनल स्टेट्स हुए उन सभी के नाम मैंने बताए थे। तो वल्लभी मैंने बताया था जो मैत्रका का था, मैत्रक। एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने निम्नलिखित में किस स्थल पर वासुदेव कृष्ण के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी? चॉइस ए सांची, चॉइस बी विदिशा, चॉइस सी पाटलिपुत्र, चॉइस डी काशी। At which of the following places Heliodorus, a Greek ambassador, erected a Garuda pillar in honor of Vasudev Krishna? Choice A Sanchi, choice B Vidisha, choice C Patliputra, choice D Kasi. Maximum B. Choice number B. Vidisha. Yes, correct answer. Vidisha is the correct answer. You have just done the correct answer. Question number 3. नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के अधीन हुई थी? चॉइस ए चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, चॉइस बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चॉइस सी कुमारगुप्त प्रथम, चॉइस डी स्कंदगुप्त। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स Under which of the following Gupta rulers Nalanda University was established? Choice A Chandragupta the first, choice B Chandragupta Vikramaditya, choice C Kumargupta the first, choice D Skandgupta. Maximum C. Yes, Kumargupta the first. क्वेश्चन नंबर 5, शुंगों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? अब विदिशा, बी उज्जैन, सी साकेत, डी मथुरा। Which among the following was the second capital of Shunga? Choice A Vidisha, choice B Ujjain, choice C Saket, choice D Mathura. D नहीं, विदिशा। विदिशा was the capital.
मैं स्टूडेंट्स ग्रेजुअली इन पॉलिटिकल हिस्ट्री फिर भी आप लोग बढ़िया कर रहे हो। आप चिंता मत करिए। मैं अब पॉलिटिकल हिस्ट्री याद करके रखना, सॉरी याद नहीं करके, समझ के और डाइजेस्ट करके बौद्धिक जुगाली करके रखना। पीछे भी 2-3 बार आप करो, फिर यू विल बी क्लियर। और उसके बाद मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ले जाऊंगा, तो ग्रेजुअली आपका लिंक बन जाएगा। एक बार जब ये तरीका आप सीख जाओगे तो आपको फिर सोशल साइंस को काफी एंजॉय करने लगोगे। चलिए मैं आपको अब ले चलता हूं जहां पीछे हमने छोड़ा हुआ है वहीं से। तो हम लोग कल गुप्ता कर रहे थे, याद होगा। सॉरी गुप्ता नहीं, पोस्ट गुप्ता, यानी हर्षवर्धन का टाइम पीरियड। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड हम लोग कर रहे थे, यही था। तो मैंने आपको बताया कि देखिए अब हर्षा का क्या है कि 606 से 647 तक 606 to 647 हर्षा रूल्ड, हर्षवर्धन ने शासन किया। और हर्षवर्धन ने सफलतापूर्वक पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी अभियान पूरा किया। जैसा कि ह्वेनसांग कहता है कि 606 और 612 के बीच, बिटवीन 606 to 612, हर्षा सक्सेसफुली कैरिड हिज वेस्टर्न एक्सपेडिशन एंड ईस्टर्न एक्सपेडिशन। तो वेस्टर्न एक्सपेडिशन में उसने, क्योंकि स्थानेश्वर तो आप देख ही रहे हो, पुष्पभूति वंश का है, हरियाणा में है, तो स्थानेश्वर से उसका शुरू होता है अभियान, एक्सपेडिशन, और वो चला जाता है सतलज रिवर तक। जो भी स्टेट्स है उसको कंकर कर लेता है, जीत लेता है। फिर अब पूरब की तरफ कन्नौज है, तो कन्नौज से बंगाल तक, यानी गौर प्रदेश के बीच में जो भी भूभाग है उस भूभाग को वो जीत लेता है, एक्सेप्ट जैसे मगध है। तो मगध को वो अनेक्स उस समय नहीं करता है, क्योंकि मगध में उसका एक फ्रेंडली शासक है जो रूल कर रहा है, जिसका नाम है माधव गुप्ता। जो मैंने क्या कहा कि उत्तर गुप्ता के 2 ब्रांचेज है। एक ब्रांच तो मालवा में है, जिसमें देवगुप्ता था, जिसने ग्रहवर्मन कन्नौज के शासक की हत्या की थी, उसके रूलर को। यस्टरडे हैव ब्रीफ द स्टोरी। एंड वो शशांक जो गौर का शासक था, उसके कन्नाइवेंस में उसके साथ वो सीक्रेट एक तरह से ट्रीटी में बंधा हुआ था। तो एक तो वह हुआ, और दूसरा गुप्तों की दूसरी शाखा थी जो मगध में थी, वो फ्रेंडली थी, हर्षवर्धन या पुष्पभूति या कन्न के साथ फ्रेंडली थी। तो माधव गुप्ता था, तो उसको रहने दिया हर्षा ने उस समय। तो 12 तक उसने यही किया। अब सवाल है कि गौर तक उसने एक्सपेडिशन किया, तो गौर को ट्राई क्यों नहीं किया? शशांक से बदला क्यों नहीं लिया? Why did he not take revenge from Shashank who killed his elder brother Rajavardhana, you know? Possibly Shashank was powerful enough not to be subdued by Harsha. संभव है कि शशांक इतना पावरफुल था कि हर्ष के द्वारा वो सबड्यू उस समय नहीं हो सका, वो हर्ष के द्वारा सबड्यू नहीं हो सका, इसलिए उसको टॉलरेट करना पड़ा और हर्षवर्धन उसको इजेक्ट नहीं कर पाया। अब 612 to 618, 612 to 618 जो हर्षा का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हर्षा ने अपने आप को प्रशासनिक कार्यों में उलझाए रखा। मतलब ही वॉज इन्वॉल्व इन टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग, उसमें कोई वॉर विशेष नहीं करता है। फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि 618 और 627 के बीच, जैसा कि ह्वेनसांग जो उसका कोर्ट स्कॉलर है, जो 642 कोर्ट स्कॉलर नहीं है, बेसिकली ही वाज मॉन्क, वो एक संत साधु है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, बुद्धिस्ट साधु है, बुद्धिस्ट लामा है, जो कहीं ना कहीं एक बुद्धिस्ट संत है जो चीन से आया है और वो बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया। परंतु हर्षा के जो हर्षवर्धन की हॉस्पिटलिटी है, उसकी मेजबानी है, उसे बहुत संतुष्ट है। और 629 से 645 तक वो हर्ष के दरबार में रहता है। तो वो जो अपना रिकॉर्ड छोड़ता है उसको बोलते हैं पश्चिमी विश्व का रिकॉर्ड। उसको चाइनीज में कहते हैं सीयू की, क्योंकि चाइना के पश्चिम में हम लोग हैं, यानी इंडिया, तो इसलिए वो पश्चिमी विश्व का रिकॉर्ड लिखता है। तो उसी से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है कि 618 से लेकर 627 में हर्षवर्धन ने कुछ क्षेत्रों को जीता था, क्योंकि वो बोलता है ह्वेनसांग इंडिया को, उसमें इंडियन रीजन को बोलता है पंच हिंद के क्षेत्र, 5 इंडीज। और हर्षवर्धन वो नहीं कहता है, वो बोलता है राजा शिलादित्य। उसने कहा कि पंच हिंद के क्षेत्र अशांत थे और राजा शिलादित्य ने ऐसे ऐसे युद्ध किए जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। मतलब द रीजन ऑफ 5 इंडीज
was disturbed and King Shiladitya fought such a war which he had not fought earlier. तो इसका he had not fought earlier, तो इसका मतलब हुआ कि हर्षवर्धन ने उसमें कुछ खास क्षेत्र को जीता। तो अनुमान किया जाता है कि हर्षवर्धन ने उसमें सिंध को जीता और गौर प्रदेश को जीता, वही बंगाल। शशांक का डेथ हो चुका था, तो शशांक के वीक सक्सेसर से उसने उसको जीत लिया। उसके बाद हर्षा का ध्यान गया दक्षिण की तरफ, और जिस तरह से समुद्रगुप्त ने पहले नॉर्थ इंडिया को कंकर करके साउथ इंडिया की तरफ रुख किया था, आपको पता है, तो उसी प्रकार से उसने भी चाहा कि हम साउथ की तरफ जाएं। तो पहले तो उसने वल्लभी का एक मैत्रक रूलर था जिसका नाम था ध्रुवसेन वालादित्य, उसको डिफीट किया, उसको पराजित किया, लेकिन उसको मारा नहीं, ना उसकी हत्या की, ना उसका रीजन को अनेक्स किया, ना उसके क्षेत्र को छीना, बल्कि उसने ध्रुवसेन वालादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। और पहले जो ध्रुवसेन वालादित्य था वो यहां पर देखो, मैं अभी आगे आपको चर्चा करूंगा, साउथ इंडिया में वही समय है कि एक चालुक्य राज्य स्थापित होगा, और चालुक्य शासक के रूप में आपको नाम मिलेगा, उसका नाम होगा पुलकेशिन द सेकेंड। इस वंश का एक बहुत शक्तिशाली शासक होगा। तो पहले ध्रुवसेन वालादित्य इसी पुलकेशिन द सेकेंड के प्रभाव में था, तो हर्ष ने उसको पहले पुलकेशिन द सेकेंड के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल लिया, और तब हर्ष ने चाहा कि नर्मदा क्रॉस करके इस रीजन में हम जाएं, तो क्रॉस किया। पुलकेशिन द सेकेंड उसको नर्मदा नदी के किनारे एक वॉर में पराजित कर दिया। अब पुलकेशिन द सेकेंड का एक दरबारी स्कॉलर है रवि कीर्ति, उसने एक एहॉल इंस्क्रिप्शन लिखा है। रवि कीर्ति का एहॉल इंस्क्रिप्शन है, उसमें रवि कीर्ति ने कहीं ना कहीं पुलकेशिन द सेकेंड के सक्सेस की चर्चा करता है और हर्षवर्धन की पराजय की चर्चा करता है, और हर्षवर्धन के हारने की चर्चा इतना ही नहीं, स्वयं ह्वेनसांग भी करता है कि हर्षा वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन द सेकेंड। तो इस तरह से यहां पर जो उसका एम्बिशन था, यहां जो उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं दक्षिण की तरफ जाऊं, वो खंडित हो गया। तब हर्षवर्धन ने अब क्या किया कि उत्तर की तरफ फिर देखा, और 635-36 में उसने कश्मीर का एक्सपेडिशन किया। कश्मीर में उस समय कारकोटा डायनेस्टी का एक रूलर दुर्लभ वर्धन हुआ करता था, उसको उसने डिफीट किया, लेकिन कश्मीर को मिलाया नहीं, अनेक्स नहीं किया, बल्कि कश्मीर में एक स्तूप था। स्तूप एक बुद्धिस्ट स्मारक होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा आर्ट में। तो स्तूप में एक बुद्ध की दांत रखी हुई थी, सुरक्षित स्तूप में रखा जाता था शरीर का अंग, नाखून, बाल, दांत, ये सब। तो उसमें दांत वहां से निकाल कर वह लाया, और यहां पर उसने उसको अपने क्षेत्र में लाया। तो इस तरह से उसने कश्मीर के अगेंस्ट में सक्सेस किया। फिर 640-41 में 640 में हर्षवर्धन ने उड़ीसा को जीता। ही कंकर्ड उड़ीसा। तो उड़ीसा को जीतने के बाद तब लास्ट में वो मगध को जीतता है, मगध को 641 में, और उसके बाद हर्षवर्धन का विजय अभियान समाप्त हो जाता है। एंड इन 647 हर्षा डाइड। हर्षा के डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया में एक तरह से मत्स्य न्याय की स्थिति हो जाती है। मत्स्य न्याय का मतलब होता है जब बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, मीन्स की द पीरियड ऑफ एनार्की और पॉलिटिकल अपहेवल्स, दैट इज नोन एज मत्स्य न्याय। फॉर एग्जाम्पल, द बिगर फिश इज गोइंग टू swallow up the smaller fish, the same happens in case of मत्स्य न्याय। तो शायद वो मत्स्य न्याय की स्थिति आ गई थी हर्षवर्धन के डेथ के बाद। और फिर एक रूलर था जिसका नाम था यशोवर्मन, उसका उद्भव कन्नौज में होगा। तो अब कन्नौज में जो यशोवर्मन है वो गौड़ क्षेत्र पर, बंगाल के गौड़ क्षेत्र पर हमला करके उसको जीतेगा। खैर यशोवर्मन की मैं विशेष चर्चा यहां नहीं करूंगा, फिलहाल आपको यही बताऊंगा कि यशोवर्मन जो कन्नौज में हर्षवर्धन के बाद आया था वो उसके वंश का नहीं था, वो कोई डिस्टेंट रूलर था। तो यशोवर्मना के टाइम का या यशोवर्मन के समय का एक घटना यह थी कि उसके दरबार में दो महत्वपूर्ण स्कॉलर्स रहते थे। एक स्कॉलर का नाम था भवभूति, उसके कोर्ट में दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स रहते थे। एक स्कॉलर का नाम था भवभूति और दूसरे एक स्कॉलर का नाम था वाकपति राज। तो भवभूति और वाकपति राज, इन दोनों ने उसके कोर्ट स्कॉलर के रूप में काम किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह हर्षवर्धन के बाद
कन्नौज की ये स्थिति रही। अब हम लोग दक्षिण भारत चलते हैं, क्योंकि गुप्तोत्तर काल में ही दक्षिण भारत में आपको याद होगा कि पहले यहां पर आपने चर्चा सुनी होगी वाकटक वंश की, और यहां पर चर्चा हुई होगी इक्ष्वाकु वंश की। याद करिए, मैंने पहले आपको सातवाहनों का विस्तारित रीजन में बताया था, और आप याद करिए कि मैंने बताया था कि सातवाहन शक्ति का जब पतन हुआ था तो महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित हो गया था वाकटक, जो गुप्तों का समकालीन था। वो हम लोग पीछे कर चुके हैं, हम लोग को ध्यान होगा। और इधर आ गए इक्ष्वाकु। अब क्या हुआ कि इधर जब वाकटक का जब पतन हुआ, उसका डिक्लाइन हुआ, तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ वाकटक यहां पर आ गए चालुक्य। अब ये चालुक्य है, उनकी राजधानी कहां है वो भी ध्यान करिए। चालुक्य की राजधानी है बादामी। और इधर इक्ष्वाकु की जगह ले ली पल्लव, यानी साउदर्न आंध्र प्रदेश एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु। पल्लव, जो पल्लव रूलर है, ये पल्लव रूलर की राजधानी होगी कांचीपुरम इनकी राजधानी होगी। तो ये दो राजवंश स्थापित हुए। अब देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा किंग्स का नाम तो याद नहीं रहेगा, और आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं, मैं इतना कष्ट लेने के लिए भी नहीं कहूंगा। केवल फाउंडर का नाम आप याद रखिए, और यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट किंग्स। बाकी का नाम आपको इतना याद रखने की और दिमाग को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपको नाम मिलेगा चालुक्य वंश का संस्थापक, जिसका नाम होगा पुलकेशिन द फर्स्ट, इस वंश का संस्थापक होगा। उसके बाद एक दो रूलर है, उसका नाम बताता हूं, आप उसको फॉरगेट, आई मीन यू हैव टू फॉरगेट देम, आप उसको भूल जाइए। एक का नाम होगा उसके बाद मंगलेश, दूसरे का नाम होगा कीर्तिवर्मन द फर्स्ट। अब उसका सक्सेसर जो पुलकेशिन द सेकेंड होगा, उसका नाम आप याद रखिए, पुलकेशिन द्वितीय। वह 606 से 642 तक, 642 तक शासन करे, 609 से 609 से 642 तक शासन करेगा। मैं स्टूडेंट्स, इसका भी आप ईस्वी सन भूल जाइए, केवल पुलकेशिन सेकेंड का नाम याद रखिए। अब इतना तो आप याद रखेंगे कि पुलकेशिन द सेकेंड ही था जो हर्षवर्धन को दक्षिण आने से रोका था और नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, अब इसके बाद पुलकेशिन जो सेकेंड है वो पराजित कर दिया हर्षवर्धन को, तो हर्षवर्धन तो उत्तर की तरफ लौट गया। अब इधर दक्षिण में पल्लव शक्ति देखिए, तो पल्लवा स्टेट वाज फाउंडेड बाय विंध्या शक्ति। पल्लवा स्टेट के फाउंडर का नाम क्या है, तो विंध्य शक्ति है। सॉरी, नहीं, गलत हो गया। फाउंडर स्टेट का, इसका जो फाउंडर है, इसकी वाकटका का है विंध्य शक्ति, सॉरी। जो पल्लवा स्टेट का जो फाउंडर है उसका नाम है सिम्हा विष्णु। अब ये लगभग 600 से, इसके बारे में आप जानोगे कि यह जो शासक है सिम्हा विष्णु, ये लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के अंत में इस वंश को फाउंड किया है। और सिंह विष्णु का जो उत्तराधिकारी या सक्सेसर, उसका नाम है महेंद्र वर्मन द फर्स्ट। क्या नाम है, महेंद्र वर्मन द फर्स्ट। वह बेसिकली एक कल्चरल पर्सनालिटी है, मतलब वो संस्कृति ये सब में विशेष विश्वास करता है, सांस्कृतिक उत्थान के लिए वो विशेष रूप से कार्य करता है। और उसके बारे में कहा जाता है वो खुद भी एक बहुत बड़ा राइटर है, ऑथर है, वो खुद स्कॉलर है। तो उसने एक बुक भी लिखी थी, मत विलास प्रहसन। वो प्रहसन था, एक तरह से हंसने हंसाने वाली बुक। सो इट वॉज जस्ट लाइक अ पैरोडी यू कैन से, एंड इट्स नेम वाज मत विलास प्रहसन। और शासक का नाम है महेंद्र वर्मन द फर्स्ट। महेंद्र वर्मन द फर्स्ट है, और ये 630 से 68 तक शासन किया। 600 से 630 तक, 500 600, हाँ, ये 600 से 630 तक ईस्वी सन को रखने की जरूरत नहीं है, रूल किया है। तो ये महेंद्र वर्मन द फर्स्ट है इसका नाम, और ये इसी एक कल्चरल पर्सनालिटी है, और इसी ने एक बुक लिखी थी मत विलास प्रहसन। लेकिन जानते हैं, यह जो रीजन है, मैं आपको बताता हूं मैप पर, यहां पर जो पुलकेशिन द्वितीय वो पावरफुल रूलर है,
इसने महेंद्र बर्मन सेकेंड पर यहां पर हमला कर दिया। और मैं एक बात आपको बताऊं, दक्षिण भारत में जो भी राजवंश होगा उस राजवंश के विषय में एक दिलचस्प बात बताऊं। कोई भी राजवंश आएगा तो ये जगह है, इसका कहते हैं कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब है। दैट वाज द कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब। और एक है क्षेत्र जिसको कहते हैं ये गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र। तो यह जो गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब है, तो यह रीजन बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। इस रीजन पर कब्जा करने के लिए साउथ इंडिया में जो भी डायनेस्टीज इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में आता है, उस रीजन पर कब्जा करने के लिए उनके बीच बहुत तगड़ा कन्फ्लिक्ट होता है। तो आप देखोगे, अभी से नहीं, अब पल्लव चालुक्य से आप देखना शुरू करो। आगे मैं आपको बताऊंगा इसकी जगह आगे राष्ट्रकूट और चोल ले लेंगे, फिर उसके आगे लेटर चालुक्याज और चोल ले लेंगे। अब देखोगे आपकी आंखों के सामने ये डायनेस्टीज आएगी जाएगी। और इसके बाद जब आप पार्ट थर्ड में जाओगे तो आप देखोगे कि वही रीजन है कि जहां पर यादव और काकतीय राज्य के बीच संघर्ष, यादव और होयसल राज्य के बीच संघर्ष होगा। और उसके बाद आगे देखोगे बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। तो ये जो जितने कन्फ्लिक्ट होंगे, दीज कन्फ्लिक्ट्स वेर लेस डायनेस्टिक एंड मोर ज्योग्राफिकल, मतलब ये वंशानुगत कम है और भौगोलिक ज्यादा है। क्योंकि देखो, साउथ इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन है, आप जानते हो, वहां फर्टाइल लैंड कम है, वहां पर जो उपजाऊ भूमि है कम है। तो जो थोड़ी बहुत उपजाऊ भूमि है, नदी किनारे डेल्टाई क्षेत्र है, द्वाब क्षेत्र है, तो उस पर कब्जा करने के लिए उनके बीच बिल्कुल से वॉर होता रहता है। इसीलिए चालुक्य और पल्लवा के बीच निरंतर कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो मैंने कहा कि पल्लव शासक महेंद्र बर्मन द फर्स्ट आया, इधर पुलकेशिन द सेकेंड था, पावरफुल था, इसने हमला कर दिया महेंद्र बर्मन पर। और महेंद्र बर्मन पर वो हमला करके, इन्वेड करके उसको एक वॉर में डिफीट किया। ये घटना है लगभग, पता नहीं ईस्वी सन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये लगभग 620 और 30 के बीच होगा। तो उसको डिफीट किया और महेंद्र बर्मन द फर्स्ट को। और महेंद्र बर्मन से ये जो तुम देख रहे हो गोदावरी डेल्टा का भूभाग छीनकर और वहां पर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को स्थापित कर दिया। विष्णुवर्धन को ये क्षेत्र कहलाया बेंगी, बेंगी, इसको बेंगी बोलते हैं। एंड हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि जो उसने छोटे भाई विष्णुवर्धन को स्थापित किया बेंगी में, तो वो बेंगी की एक दूसरी शाखा, एक दूसरे ब्रांच का डेवलपमेंट हो गया और उसको कहते हैं बेंगी का चालुक्य शाखा। बेंगी के चालुक्य शाखा का विकास वहां हो गया। दैट इज कॉल्ड कि यह एक दूसरा ब्रांच है, चालुक्य का एक ब्रांच ये है, दूसरा ब्रांच ये हो जाएगा बेंगी। अब देखिए, खैर महेंद्र बर्मन 630 में उसका डेथ हुआ, तो महेंद्र बर्मन फर्स्ट का उत्तराधिकारी हुआ नरसिंह वर्मन फर्स्ट। उसका उत्तराधिकारी हुआ नरसिंह बर्मन फर्स्ट। नरसिंह बर्मन फर्स्ट, ये 630 टू 668। अब इसको अपना जो फादर था उसका अपमान इसको नहीं बर्दाश्त हुआ। इसको लगा कि भाई मेरा फादर बहुत अपमानित हुआ है, नरसिम्हा वर्मना फर्स्ट। अब इसको लगा कि भाई मेरा फादर बहुत अपमानित हुआ है, उसको इस तरह से पराजित किया गया है, तो इसने सोचा हम इसका बदला लें। तो नरसिंह वर्मन द फर्स्ट ने अपनी सेना को तैयार किया और श्रीलंका का जो शासक था वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। श्रीलंका का शासक उसको रिश्ते में मामा लगता था, उससे भी उसने सहायता ले ली और तब सीधे उसने यहां पर अटैक किया चालुक्य रीजन पर 642 में। पुलकेशिन द सेकेंड बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन नरसिंह वर्मन द फर्स्ट से नहीं जीत पाया, वो हार गया और उस युद्ध में पुलकेशिन द सेकेंड मारा गया और नरसिंह वर्मन द फर्स्ट ने उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया। तो बादामी पर कब्जा करने के कारण उसने उपाधि ली। देखो, बादामी का एक दूसरा नाम भी है वातापी। तो चूंकि ही कंकर्ड बादामी एंड देन ही मेड अ क्लेम ऑफ एज ए कंकरर ऑफ बादामी, तो ही टुक द टाइटल लाइक वातापी कोंड। उसने वातापी कोंड या बादामी जीतने वाले की उपाधि ले ली कि भाई हम बादामी के विजेता है, हमने बादामी को जीत लिया, तो वातापी कोंड। उसके लिए उसने एक जो उपाधि ली, उस उपाधि को कहते हैं वातापी कोंड। इंग्लिश में उसको वही वातापी कोंडा
की उपाधि ली। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, उसने एक और भी उपाधि ली, उस उपाधि का विशेष इंपॉर्टेंस है, आगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। वह उपाधि उसने ली, उसको महामल्ल, महामल्ल, महामल्ला। उसने जो एक टाइटल लिया, उस टाइटल का नाम था महामल्ला। उसने महामल्ल की उपाधि ली, वातापी कुंड की उपाधि ली, महामल्ल की उपाधि ली। और जो महामल्ल है उसमें उसने मतलब अपने आप को एक बड़ा ही यूनिक, महामल्ल मतलब विजेता, और उसी महामल्ल उपाधि के नाम पर महामल्ल का मतलब होता है वॉरियर, माने वी आर द वॉरियर। महामल्ल, मल्ल कहते योद्धा को, बहुत बड़े योद्धा हैं। तो उसने उपाधि लिया। उसी आधार पर आप जो एक जगह का नाम सुनोगे, महाबलीपुरम, ये बहुत कल्चरल कैपिटल है साउथ का, महाबलीपुरम। ये जो महाबलीपुरम जो उपाधि आप देखते हो, इट वॉज बेस्ड ऑन महामल्ल। महाबलीपुरम जो आप उपाधि देखते हो, ये महाबलीपुरम नामक जो टाइटल है वो कहां से आया है? सो इट हैज जस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टाइटल महामल्ला, माने महामल्ला नामक टाइटल से महाबलीपुरम नामक उपाधि आई है। खैर चलिए, पुलकेशिन सेकेंड ने बदला ले लिया। अब क्या था कि चालुक्यों का जो कैपिटल है उस पर पल्लवों का कब्जा रहा, 13 ईयर तक सिंहासन खाली रहा। अंत में आगे चलकर, तब तक इधर नरसिंह वर्मना फर्स्ट का डेथ हुआ, एक दो समय तक उसका वीक सक्सेसर रहा, फिर आ गया नरसिंह वर्मना द सेकेंड। नरसिंह वर्मना द सेकेंड का नाम है राजसिम्हा या राजसिंह उसको बोलते हैं। उधर जब 13 वर्ष तक जब बादामी पर कब्जा रहा पल्लवों का, और पुलकेशिन द सेकेंड का की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो कैपिटल का उसका सिंहासन खाली रहा, तो फिर आपको सूचना मिलती है कि जब उसका कैपिटल खाली रहा और जब उसके पर जब बादामी का जब क्राउन जब खाली था, तो वो उस स्थिति का फायदा बेसिकली पल्लवों ने उठाया था। लेकिन 13 इयर्स के बाद फिर पल्लव ने उसको खाली कर दिया। तो 13 इयर्स के बाद एक इसका छोटा बेटा था पुलकेशिन द सेकेंड का, वो विक्रमादित्य द फर्स्ट, मैंने विक्रमादित्य के नाम से वो बना शासक, विक्रमादित्य प्रथम के नाम से वो शासक बना। इतिहास में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में। वो एक अच्छा शासक था, पावरफुल शासक था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर विक्रमादित्य द्वितीय नाम का भी एक शासक हुआ है। तो खैर इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट चलता रहा। एक लंबी सूची देने से अब कोई फायदा नहीं, आपको नाम वाम याद नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर आप इतना ही जानिए कि दोनों संघर्ष करते करते अंत में लगभग 9वीं सदी के आरंभ तक दोनों शक्ति का पतन हो गया। चालुक्यों के हाल यह हुआ कि चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था कीर्तिवर्मन प्रथम। चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था, उस अंतिम शासक का नाम था कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मना फर्स्ट। अब इसको किसने हटा दिया? इसको हटा दिया दंती दुर्ग, उसी का सेनापति था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग उसका सेनापति था। उसने उसको गद्दी से हटा दिया 949 में, 10वीं सदी के मध्य में, और उसने अपने वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। अब देखो चालुक्य की जगह कौन आ गया? राष्ट्रकूट वंश। अब केवल ध्यान करते चलिए, राष्ट्रकूटास। चालुक्य की जगह राष्ट्रकूटास आ गए। इधर देखिए, इधर कौन आ गए? इधर पल्लव जो क्षेत्र है, इसमें अंतिम पल्लव शासक था, उसका नाम था अपराजित। अपराजित नाम था, अपराजित। इस अपराजित को पराजित कर दिया उसी का खुद का सेनापति, खुद का अधिकारी था, उसका नाम था आदित्य द फर्स्ट। आदित्य प्रथम था उसका सेनापति, उसी ने अपराजित को पराजित कर दिया, और अपराजित को पराजित करके उसने अपने राजवंश की स्थापना कर ली। तो ये हो गया चोल वंश या चोल शक्ति की स्थापना। तो अब देख लेना, इधर आ गई राष्ट्रकूट शक्ति, इधर आ गई चोल शक्ति। इधर राष्ट्रकूट शक्ति स्थापित हो गई, इधर चोल शक्ति स्थापित हो गई। तो आपका गुप्तोत्तर काल या पोस्ट गुप्ता एरा समाप्त हुआ। इधर हर्षवर्धन नॉर्थ में, हर्षवर्धन का आप
647 में उसका डेथ। उसके बाद वहां पर उत्तर भारत में राजनीतिक अराजकता। थोड़े समय के लिए कन्नौज में एक यशोवर्मन नामक शासक रहा है, जिसके दरबार में भवभूति और वाकपति राज जैसे शासक रहे हैं, वाकपति राज जैसे महत्वपूर्ण स्कॉलर्स रहे हैं। लेकिन फिर यशोवर्मन का भी पतन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। अब फिर उत्तर भारत में मत्स्य न्याय की स्थिति है, मतलब राजनीतिक अराजकता की स्थिति है। दक्षिण भारत में 2 राजवंश आए, उसमें एक चालुक्य राजवंश आया महाराष्ट्र में, चालुक्य शक्ति, चालुक्य राज, और दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु में पल्लव शक्ति, पल्लव राज्य। लेकिन अंत में चालुक्य शक्ति का भी पतन हुआ। एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ चालुक्याज देयर वाज द राइज ऑफ राष्ट्रकूटाज अंडर दंती दुर्गा। और इधर अंतिम जो पल्लव शासक था अपराजित, उसको पराजित करके आदित्य चोल नामक जो उसका सेनापति था, उसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। सो इन दिस वे यू कैन से कि चोला डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड। तो यहां तक मिस्टर अंकुर ठीक जा रहा है मेरे स्टूडेंट का? माय स्टूडेंट्स, आर यू ओके? बहुत सारे शासकों की चर्चा है, घबरा तो नहीं रहे हो? आप धीरे धीरे इसको रिवाइज करके थोड़ी सी बौद्धिक जुगाली अगर 15-20 मिनट्स करोगे तो सबसे आपको खुशी या हर्ष की बात यह होगी कि आप उन सबको अपने दिमाग में आसानी से सेट कर लोगे। बस उसको केवल लिंक एक स्थापित करना है, और सरप्राइजिंगली आप ऐसा महसूस करोगे कि आप बहुत जल्दी और बहुत शीघ्रता से आप इसको डाइजेस्ट कर लोगे। तो चलिए इसको अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं दूसरे राजवंश पर। अब देखिए, अब आप उत्तर भारत में देखिए, ये आप आ गए अर्ली मेडिवल एज। अर्ली मेडिवल एज में उत्तर भारत में आपको कौन से वंश आएंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हर्षवर्धन का डेथ जब 647 में हुआ तो एक तरह से उत्तर भारत में मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब उत्तर भारत में मत्स्य न्याय की स्थिति यानी पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल एनार्की की स्थिति हुई। लेकिन फिर एक बार उत्तर भारत में व्यवस्था तब कायम हुई जब इधर इसके पूर्वी भाग में पाल शक्ति की स्थापना हुई। इधर स्थापित हुई पाल शक्ति यानी पाला डायनेस्टी। हाँ बोलो, 1 मिनट। और इधर पश्चिम में स्थापित हुई प्रतिहार शक्ति यानी प्रतिहारा। हाँ बोलो। गुलजार पूछ रही है सर, डायनेस्टी और एम्पायर में क्या डिफरेंस? वो डायनेस्टी वंश है भाई, गुलजार क्या बात करते हो। डायनेस्टी जो है वो वंश का नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ, देखो आप लोग इंग्लिश वाले हो, दिक्कत यह है कि आप लोग इंग्लिश वाले हो, तो अब सभी सेंटेंस को मैं हिंदी में बोलूं और इंग्लिश में बोलूं तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी ब्रेक करेगा। तो हमने इंग्लिश वाले बच्चों को राजी किया कि हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बोल देंगे, महत्वपूर्ण शब्दावली बोल देंगे, लेकिन उस शब्दावली से और आप मतलब उम्मीद मत करो कि दोनों सेंटेंस में हिंदी इंग्लिश में बोलूं। तो कभी कभी इंग्लिश में भी बोल देता हूं, नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी में आपको डिलीवर करूं और इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है उसको बोल दूं। तो अब उसमें दिक्कत यह होगी, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री है तो इसमें तो कहानी है ना, स्टोरी है, और मैटर में मैंने एकदम बिल्कुल ही पैरिटी मेंटेन किया है, तो आपको कोई समस्या ही नहीं। मैटर में तो तुम देख रहे हो कि लेफ्ट में हिंदी, राइट में इंग्लिश, तो इसमें बिल्कुल ही मैंने राइटिंग का जो हिंदी इंग्लिश का काम है आई हैव जस्ट एकदम इक्वल फुटिंग पर रखा है। आपसे क्वेश्चन ही पूछता हूं तो वही। अब मुझे लगता है कि वंश कहेंगे तो अंग्रेजी वालों को दिक्कत हो जाएगी, तो मैं डायनेस्टी बोल देता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि वंश भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स इस पर मौजूद हैं जो डायनेस्टी का मीनिंग भी नहीं समझते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर यूपीएससी देना है तो उसमें 300 मार्क्स के इंग्लिश भी होते हैं, और इंग्लिश में अच्छे खासे प्रेसी राइटिंग होती है, ऐसे होती है। तो आप अगर यूपीएससी की अगर क्राउड हो तो आपको यूपीएससी के लिए थोड़ी सी अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। सो माय स्टूडेंट्स, इट्स माय रिक्वेस्ट दैट कि अगर इंग्लिश इतना वीक होगा तो फिर आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा आप इंग्लिश का वोकैबुलरी वगैरह को बढ़ाइए, उसको पढ़िए, उस वर्ड से कुछ मुहावरे को, कुछ ग्रामर्स को, ये सब को पढ़िए, हल्का फुल्का पढ़ेंगे, तब जिस समय आप मेंस दे रहे होंगे उस समय आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरा ये है। अब आप पूछ रहे हो कि डायनेस्टी और एम्पायर में क्या अंतर है, तो बहुत
सीधी सी बात है, एम्पायर साम्राज्य को बोलते हैं और डायनेस्टी वंश को बोलते हैं। चलिए मैं आगे से सावधानी बरतूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी शब्दावली बोल दूं। तो आप ऐसा करना, जिसको इंग्लिश में कहीं दिक्कत हो तो उसका लिख देना। मिस्टर अंकुर, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे आपके बीच ब्रिज का काम करते हैं, तो अगर कहीं किसी को शब्दावली में दिक्कत हो तो ही विल जस्ट गाइड यू, वो आपको शब्दावली बता देंगे और वो आप बोल दीजिएगा उनको, हमको कन्वे कर देंगे, हम तुरंत उसका उत्तर बता देंगे। आप लेकिन आपका समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है, चाहे मुझे हिंदी में बोलना पड़े, इंग्लिश में बोलना पड़े, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपके लिए समझना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आलोक पूछ रहे हैं कि सर कबायली समाज का राज व्यवस्था के अंतर्गत आने से क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? देखो आलोक, तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा फार फेचेड है, क्योंकि अभी ये मुद्दा आया नहीं है। जैसे हम जब आपको राजनीतिक पढ़ाएंगे तो राजनीति के बाद प्रशासन पढ़ाएंगे, फिर अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे, समाज पढ़ाएंगे, तो हम ग्रेजुअली जब इसको धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि पहले जो आर्य संस्कृति है वो गैर आर्य क्षेत्र में फैली। गैर आर्य का मतलब है जिसको जनजाति या कबायली कहते हो। तो जब कबायली तत्व जैसे जैसे राज्य व्यवस्था में शामिल होंगे वैसे वैसे राज्य व्यवस्था के स्वरूप में बदलाव आएगा। एक तो प्रशासन में विकेंद्रीकरण होगा। आप अगर समाज में देखोगे तो समाज में नए नए वर्ण स्थापित होंगे, क्योंकि कबायली लोग हैं उनको शूद्र वर्ण के रूप में समाज में लाया जाएगा, तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर जो कबायली लोग हैं उनके देवता अलग हैं, उनके धर्म अलग हैं, तो उनके धार्मिक विश्वास जब लिए जाएंगे आर्यों के साथ, तो फिर आर्य धर्म के क्षेत्र में आर्य और गैर आर्य तत्वों के बीच मिश्रण होगा। तो जिसको आप हिंदू धर्म के नाम से आज जानते हो वो विशुद्ध आर्य रिलीजन नहीं है, उसमें आर्य और गैर आर्य दोनों के मिश्रण से ये हिंदू धर्म का विकास हुआ है। हर्षित करेंगे सर, हर्षवर्धन ने राजस्थान रीजन पर कंकर क्यों नहीं किया? देखो पहले हर्षित एक बात बता दूं कि हर्षवर्धन का वैसे ही बड़ा ड्यूअल पॉलिसी था। हर्षवर्धन के समय तक आकर मैं प्रशासन में आपको बताऊंगा कि धीरे धीरे सामंतवाद आने लगा है। तो पहले जैसे मौर्य साम्राज्य था, तो उसमें जो मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य इंपेरर होता था, उसकी कोशिश होती थी कि वह जिन क्षेत्रों को मैं जीतूं, जैसे मौर्य इंपेरर थे, उनके जो सम्राट थे, तो उन जिन क्षेत्रों को जीतते थे उन क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेते थे, उन क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेते थे। लेकिन बाद में गुप्त ने भी कुछ मुख्य क्षेत्र को नियंत्रण में लिया और बाकी क्षेत्र में अधीनस्थ सामंत को, जो उसके अधीनस्थ शासक है, उनको बने रहने दिया। और जब हर्षवर्धन के समय आओगे तो हर्षवर्धन ने डायरेक्ट कंट्रोल बहुत कम क्षेत्र पर रखा है, बाकी क्षेत्रों पर अभियान किया। जैसे सिंध पर भी डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ किया, बंगाल पर भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि उतनी दूर उस समय कंट्रोल नहीं रखा जा सकता था। तो उत्तर भारत के मुख्य क्षेत्र को तो अपने कंट्रोल में रखा और बाकी जगहों पर उनके अधीन राज्य को बने राजा को स्थापित किया या सामंतों को स्थापित किया। सर अंकुश कह रहे हैं कि सर मैंने कहीं पढ़ा है कि प्रभा देवी इज डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू एंड देवी दैट इज वाइफ ऑफ रामगुप्ता। हाँ, तो प्रभावती गुप्त तो मैंने बताया ना, प्रभावती गुप्त नाम है उसका। तो वही तो मैंने बताया कि वाकटक राजा रुद्रसेन से उसका विवाह था। वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ना, दोनों एक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री है। आपने कहीं पढ़ा है, सही पढ़ा है, उसमें कोई गलत आपने नहीं पढ़ा है। किसने बोला है? आलोक, आपने सही पढ़ा है। वो प्रभावती गुप्ता उसकी बेटी है। और देवी जिसको कहते हैं वही ध्रुव देवी उसका पूरा नाम है। ध्रुव स्वामिनी भी बोलते हैं, ध्रुव देवी। ओके सर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब, तो वही मैं आपको बता रहा था कि यहां पर आप आ गए तो इधर पूरब में पाल शक्ति की स्थापना हुई। तो चलो मैं पहले पाल शासक से आपको अवगत कराऊं। तो पाल वंश का जो संस्थापक था, पाल वंश, पाला डायनेस्टी मतलब वंश। पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। और गोपाला का जो टाइम पीरियड है वो है 750 से 770, 750 से 770। गोपाल के समय कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। उसने क्या किया है कि एक नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, बुद्धिस्ट विहार की। अब इसका उत्तराधिकारी हुआ धर्मपाल। यह है, देखो इसका नाम है धर्मपाला। ये धर्मपाल है। ये 770 से, अब ईस्वी सन
आपको देखो इस विषय जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे ही कैजुअली लिख देता हूं, आप लोग काम चला लेना। 770 से 810 तक शासन किया है। ये इस वंश का एक प्रतापी शासक है। इसने उत्तर भारत के शासकों की सभा भी बुलाई थी और इसमें उत्तरापद स्वामी की उपाधि भी ली थी इसने। तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि भी ली थी इसने। ये पराक्रमी शासक है और इसको कुछ विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी श्रेय दिया जाता है। जैसे ध्यान रखना, जैसे विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, सो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय हुम? धर्मपाला। Likewise, Odantpuri was another university. Nalanda University was already established under Guptas, you know. But Vikramshila was established by Dharmapala. Odantpuri was established by him. And Sompura in Bengal, it was also university. It was established by Dharmapala. मतलब तीन, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और सोमपुरा, इन तीनों को स्थापित किया है किसने? धर्मपाल ने। जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूं एक त्रिदलीय संघर्ष, ट्रीपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट। ट्रीपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि तीन राजवंश ने निरंतर अपने साथ, यानी तीन राजवंश ने आपस में झगड़ते लड़ते बहुत बड़ा संघर्ष किया, उसको त्रिदलीय संघर्ष कहते हैं। तो उसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों शामिल हुए। उसको वो ट्रेंगुलर वॉर था और कन्नौज पर कब्जा करने के लिए था। तो वो मैं आपको उसकी चर्चा आगे करूंगा, फिलहाल धर्मपाल के बारे में ये। फिर आप देखते हो इसका उत्तराधिकारी हुआ देवपाल, मतलब देवपाला। देवपाला का टाइम है 810 से 850। ओके, तो ये जो शासक है, इन शासकों का नाम आप मत भूलना, ये तीन महत्वपूर्ण शासक हैं। देवपाल के विषय में कहा जाता है उसने असम को जीता था, और ये असम को जीता था और प्राग ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बनाई थी इसने। तो ये शासक है, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट शासक है। उसके बाद फिर कमजोर शासक का युग आ गया है और आगे फिर इस वंश का पतन होगा और सेन वंश स्थापित होगा, जो आगे हम देखेंगे इधर। तो ये हुआ पाल वंश। इधर आए प्रतिहार। अब ये प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, उस पर भी जरा नजर डालिए। तो देखो, प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष है, प्रतिहार वंश, इसको प्रतिहारा डायनेस्टी, प्रतिहारा डायनेस्टी का जो पहला पुरुष है उसको कहते हैं हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र, दैट इज कॉल्ड हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, तो ये जो इनका है उसका नाम है हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र है, उस हरिश्चंद्र के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऐतिहासिक पुरुष है। कई बार क्या होता है, जैसे आपको याद होगा कि हम लोग जो गुप्त डायनेस्टी की बात कर रहे थे, तो पहले शासक के रूप में श्री गुप्त और घटोत्कच गुप्त की चर्चा हुई थी। लेकिन उनकी जो हिस्टोरिसिटी है, उनकी ऐतिहासिकता है या प्रामाणिकता है, वो किसके समय स्पष्ट होती है? याद करिए, चंद्रगुप्त द फर्स्ट के समय, क्योंकि उसने महाराजा धीराज की उपाधि ली, पहले सोने के सिक्के जारी किए। तो हरिश्चंद्र केवल नाम मात्र का उनके आदि पुरुष है, यानी फर्स्ट रूलर है। लेकिन उनका जो हिस्ट्री शुरू हुआ है वो नागभट्ट प्रथम से शुरू हुआ है। नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट, यू नो। तो नागभट्टा द फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट शासक है इनका, नागभट्टा द फर्स्ट। और इनके समय यही कहता है कि एक बार, क्योंकि उस समय तक इस्लाम का उद्भव हो गया था, तो एक बार इस्लाम की सेना ने जब आक्रमण किया तो नागभट्ट फर्स्ट ने उसको पराजित किया था। और फिर इसने अपने सम्मान में ग्वालियर में अभिलेख खुदवाया था और अपनी तुलना विष्णु से की थी, जो वराह अवतार में विष्णु ने जिस तरह से पृथ्वी की रक्षा की। जस्ट इन द बॉडी इनकारनेशन विष्णु रेस्क्यूड दिस अर्थ, सो आई हैव रेस्क्यूड दिस इंडिया। मतलब वो नॉर्थ वेस्ट का रीजन, मैंने लोकल रीजन के बारे में कहा कि आई हैव रेस्क्यूड द रीजन जस्ट लाइक लॉर्ड विष्णु, मैंने विष्णु की तरह इस क्षेत्र की रक्षा की है। तो ये पहले के शासक इस तरह के दावे करते थे। नागभट्ट फर्स्ट का उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था वत्सराज। वत्सराज, ये भी एक इंपॉर्टेंट किंग है। ये भी जो त्रिदलीय संघर्ष होगा उसमें आप वत्सराज की चर्चा सुनोगे। और ये लगभग 783 से 800 के बीच, मतलब अब जानबूझ के ईस्वी सन नहीं दे रहा हूं। और वत्सराज का उत्तराधिकारी हुआ नागभट्ट द्वितीय।
नागभट्ट द सेकेंड। और ये जो नागभट्ट सेकेंड है उसके बाद फिर इस वंश में एक रामभद्र नामक कमजोर शासक हुआ। लेकिन रामभद्र के बाद आगे का एक शासक आया है मिहिर भोज। रामभद्र के बाद मिहिर भोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है मिहिर भोज। इसको मानते हैं इस वंश का ये प्रतापी शासक है। और मिहिर भोज के बाद इसका शासक हुआ, मिहिर भोज का उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था महेंद्र पाल द फर्स्ट। और महेंद्र पाल फर्स्ट तक प्रतिहारों का जो लाइन है वो मजबूत रहा, उसके बाद फिर कमजोर हो गया, उसके बाद फिर कमजोर शासक आए और आगे चलकर इस वंश का पतन भी हो जाएगा। तो ये हुआ प्रतिहार। अब मैं तीसरा से आपको अवगत कराता हूं। देखो ये राष्ट्रकूट है, इनसे भी थोड़ा आप वाकिफ हो लीजिए। ये तो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में क्या है कि राष्ट्रकूट वंश एक ऐसा वंश है राष्ट्रकूट वंश एक ऐसा वंश है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने शक्तिशाली शासकों की राष्ट्रकूट वंश एक ऐसा वंश है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने शक्तिशाली शासकों की पूरी पंक्ति ही खड़ी कर दी। जैसे पहला शासक हुआ दंती दुर्ग। दंती दुर्गा। अब ये दंती दुर्गा है वो 949 में चालुक्य वंश को समाप्त करके फिर अपनी सत्ता स्थापित की है। तो दंती दुर्ग का जो उत्तराधिकारी हुआ वह हुआ ध्रुवा द फर्स्ट, या तो उसका नाम है ध्रुव धारावर्ष। तो ध्रुवा इसका शासक हुआ, ध्रुवा द प्रथम, उसी को ध्रुव धारावर्ष कहते हैं, ध्रुव फर्स्ट यानी ध्रुवा द फर्स्ट। तो ध्रुवा द फर्स्ट को देखो, ये उत्तर भारत में कन्नौज पर हमला किया है, मतलब दक्षिण से इतना पावरफुल था कि उत्तर भारत में हमला किया है। और ध्रुवा द फर्स्ट का उत्तराधिकारी हुआ, दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी हुआ उसका चाचा। ध्रुवा द फर्स्ट उसके आगे का है, उसका बीच में मैं मिस कर दिया है। जैसे दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी उसका चाचा हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि भतीजा उत्तराधिकारी होता है, लेकिन कई बार पहले क्या होता था, पहले चाचा की उम्र छोटी हो जाती थी और भतीजे की बड़ी। सो दैट्स व्हाई यू नो कि दंती दुर्गा वाज रिप्लेस्ड बाय हिज अंकल एंड हिज नेम वाज कृष्णा द फर्स्ट। उसका नाम कृष्ण प्रथम था। और कृष्ण प्रथम की उपलब्धि क्या है पता है? कृष्ण फर्स्ट की उपलब्धि है कि कृष्ण फर्स्ट ने एक, मैं आपको टेंपल का नाम बताऊंगा कल्चर में और मैं आपको उस समय याद दिलाऊंगा, यही कृष्णा द फर्स्ट है, जिसको एलोरा, महाराष्ट्र में एक जगह है एलोरा, तो एलोरा में कैलाश मंदिर बनाने का श्रेय कृष्णा द फर्स्ट को दिया जाता है कि ही बिल्ड कैलाश टेंपल इन एलोरा। अब बड़ा फेमस टेंपल है, मैं आपको कैलाश मंदिर दिखाऊंगा कला वाले का। अब उसका उत्तराधिकारी हुआ ध्रुवा द फर्स्ट। तो जो ध्रुव प्रथम है उसने नॉर्थ इंडिया पर हमला किया और ध्रुव फर्स्ट का उत्तराधिकारी हुआ गोविंद द्वितीय। अब देखो गोविंद सेकेंड के बारे में पता चलता है, इवन नॉर्थ इंडिया पर हमला किया। और नॉर्थ इंडिया पर ही हमला नहीं किया, मालवा का एक क्षेत्र जीत लिया प्रतिहारों से एक मालवा का क्षेत्र जीत लिया और वहां पर अपने भाई उपेंद्र को शासक बना दिया, अपने अधिकारी, नॉट भाई, अपने अधिकारी उपेंद्र को शासक बना दिया। आगे मैं बताऊंगा यही उपेंद्र आगे चलकर उसी उपेंद्र का उत्तराधिकारी होगा, वह मालवा के परमार वंश की स्थापना करेगा। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, अब तो यहां पर राजाओं के नाम ज्यादा होंगे, नाम थोड़ा उलझेंगे रीजन वाइज। अभी तक आप लोग सुलझे हुए हो या उलझ गए, पहले ये बताओ कि सो फार यू आर क्लियर और गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट डायनेस्टी टू डायनेस्टी एंड किंग टू किंग। थोड़ा क्लैरिटी है किंग्स और डायनेस्टी में, प्लीज हमको हिंट करो, कुछ मैं हेल्प करूं तो हेल्प कर सकता हूं। क्योंकि देखो मेरा अपना मानना है कि एक बार सुलझ जाए, आप रिवाइज करके बौद्धिक जुगाली कर दो, ये सब पर कमांड हो जाएगा। और जब कमांड हो जाएगा तो आप किसी से बात करोगे तो आपसे वो आदमी पिछड़ा हुआ नजर आएगा। आप एक बार इसको आजमा के देखो, फिर आप हमें बताना कि कितना सुटेबल आपका मेथड है। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर है और कुछ कह रहे हैं कि कंफ्यूज्ड है। देखो जो लोग कंफ्यूज हो वो एक काम करना,
घर पर जाकर फिर ये मेरे मेटेरियल को पढ़ना। जैसे देखो, मैं आप किसको मैं कहूं, आप देखो, ये आपको मैं हिंदी में बताता हूं, कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र क्षेत्र में चालुक्य शक्ति तथा दक्षिणी आंध्र उत्तरी तमिलनाडु में पल्लव शक्ति की स्थापना हुई। ऐसे पल्लव घेर दो, ऐसे चालुक्य शक्ति घेर दो। परंतु इस वंश का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था, इसको घेर दो। और यहां नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसको घेर दो। तो एक बात बताओ, रसगुल्ले की माफी क्या करना है? घर पर जाकर उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करके फिर इतना हमने एक मैथ का सवाल बनाते हो ना, आप दूसरे सब्जेक्ट की काम करते हो, तो इसमें अगर जैसे ये शासक है पुलकेशिन द फर्स्ट, उसका उत्तराधिकारी हुआ पुलकेशिन द सेकेंड, तो आप वहां पर मैटर लोगे, एक बार पढ़ोगे, पढ़ने के बाद थोड़ा सा उसको रिवाइज करोगे, और रिवाइज करने के बाद फिर कॉपी ऐसे रख देना, सोचना शुरू करना कि किस वंश के बाद कौन आया। जैसे मैं ऐसे सोचूंगा तो सातवाहन था, सातवाहन का पतन हुआ, तो महाराष्ट्र में कौन आया, कौन आया, कौन आया, नहीं याद आ रहा है तो मैटर में देखूंगा, हुआ अच्छा महाराष्ट्र में वाकटक वंश आया, अच्छा, और आंध्रा में कौन आया, कौन आया, तो इक्ष्वाकु आया। चलो, वाकटक वंश के शासक के बारे में सर ने बताया है, इक्ष्वाकु के बारे में नहीं बताया, इसलिए इक्ष्वाकु इंपॉर्टेंट नहीं, केवल इक्ष्वाकु आया। चलो, वाकटक वंश का जब आगे पतन हुआ तो वाकटक के पतन के बाद कौन आया, तो चालुक्य आया। चालुक्य का संस्थापक कौन था, तो पुलकेशिन द फर्स्ट। तो ऐसे आप उसको दिमाग में सेट करना शुरू करो। अच्छा, पुलकेशिन द फर्स्ट का प्रतापी शासक इस वंश का कौन था, तो पुलकेशिन द सेकेंड था। क्या किया था, तो नॉर्थ में हर्षा को रोक लिया था। फिर इधर पल्लव पावर का, इधर के इक्ष्वाकु का क्या हुआ, तो उसको पल्लवों ने रिप्लेस कर दिया। उसका संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु। चलो, मेरा लेक्चर से आपको तुरंत आता है और जाता है, लेकिन ये तो मैं आपको परमानेंट छोड़ के दे रहा हूं, ये तो मैं दे रहा हूं, ये तो आपका देखो पूरी कहानी आपके साथ जा रही है। अगर अंग्रेजी माध्यम के हो तो अंग्रेजी में जा रही है, और हिंदी माध्यम के हो तो हिंदी में जा रही है। देखो, पाल वंश अभी बता रहे थे, ये सब देखो धर्मपाल के अधीन उदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरा जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ये हाईलाइटेड तक आपको दिया हुआ है, ये एक नजर में आपको पड़ जाए। अब बताइए, आप इसको अगर सोच कर और थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे, आप कहेंगे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो फिर मेरा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। मैंने क्या कहा, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री जो सालों साल पढ़ते हैं उनका क्लियर नहीं होता है। आप 2 या 3 दिन के क्लास में, 4 दिन के क्लास में और 4 दिनों के रिवीजन में इतना बड़ा इतिहास आप क्लियर कर रहे हो कि कौन सा डायनेस्टी आई, किसके बाद कौन आई, जो पिछले वर्षों से क्लियर नहीं हुई है। तो ये सौदा क्या बुरा है, आप ही बताइए। मुझे तो इससे आसान कोई तरीका लगता ही नहीं है। और फिर जब यह हो जाएगा तो हम लोग प्रशासन देखेंगे, उसके बाद देखोगे एक एरा से दूसरे समय एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चेंज करता हुआ अर्ली मेडिवल तक आ रहा है। बिल्कुल ही रसगुल्ला माफी का आपके दिमाग में आप उसको खाते चले जाओगे और उसको जुगाली करते चले जाओगे। थोड़ा सा हर दिन आपको बैठ के 20-25 मिनट सोचना है, और जब एक बार आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा फिर भूलोगे, लेकिन जब भी आप उल्टोगे रिवाइज हो जाएगा। और फिर इतना कंफर्टेबल फील करोगे कि आपको ऐसा पता चलेगा कि इससे बढ़िया कोई मेथड याद रखने का हो ही नहीं सकता है। ये स्टूडेंट लाइफ का रामबाण है, आप इसको आजमा के देखो। फिर सबसे पहली बात है, ऑप्टिमिस्टिक रहो, आशावादी रहो, अपने आप पर भरोसा रखो और कोशिश करो, बस। ओके, आर दे कंफर्टेबल? तो मैं मैटर में, इंग्लिश वाले हो इंग्लिश में जाओ, हिंदी वाले हो हिंदी में जाओ, दोनों को पैरेलल में दिया है मैंने। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो ऐसे आप देख रहे हो। अब आप अब पालाज प्रतिहाराज के बारे में था, वही मैं आपको बता रहा था। तो फिर हम लोग आ गए राष्ट्रकूटा पर। तो राष्ट्रकूट पर मैंने कहा कि जैसे कोई आगे कोई पीछे अगर होगा तो आप देख लेना उसको। तो गोविंद द्वितीय है। गोविंद द्वितीय के बाद फिर एक राष्ट्रकूट शासक था, उसका नाम था अमोघवर्ष। गोविंद द्वितीय ने भी
उत्तर भारत पर हमला किया और हमला करके उसने उस क्षेत्र को जीता, गोविंदा द सेकेंड। उसके बाद आया अमोघ वर्ष। अमोघ वर्षा, ये जो अमोघ वर्षा है माय फ्रेंड्स, ये लड़ाकू नहीं है, ये बेसिकली ये कल्चरल पर्सनालिटी है, ये एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व है। इसको युद्ध वगैरह से कोई खास मतलब नहीं है, बल्कि इसने कन्नड़ भाषा साहित्य पर, उसको कन्नड़ काव्यशास्त्र कहते हैं, कन्नड़ काव्यशास्त्र पर इसने एक टीका लिखा था। अमोघ वर्ष की ये अहमियत है। उसके बाद इस वंश में बहुत सारे शासक हुए, एक पर एक आए। दो शासक आगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एक का नाम होगा इंद्र तृतीय और दूसरे का नाम होगा कृष्ण तृतीय। इंदिरा द थर्ड और दूसरा होगा कृष्णा द थर्ड। एक बार मैं कहानी बताता हूं, कहानी सुन लेना है, इसको रिवाइज करना है और ध्यान रखो, मेरे फार्मूला को मत भूलना, हर दिन 20 मिनट आपको बौद्धिक जुगाली करनी है बस। तो चलो 3 डायनेस्टी हो गए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब क्या हो रहा है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये 3 रीजन में बटे हुए हैं। तो ये जो उत्तर भारत में हर्षवर्धन के टाइम से लेकर उत्तर भारत में ये जो देखो ये राष्ट्रकूटाज है, कन्नौज का जो रीजन है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। कन्नौज का रीजन, कन्नौज उस समय पॉलिटिकल पावर का सिंबल बन गया। तो जो कन्नौज पर जिनका कब्जा होता था वो अपने आप को बड़ी प्रेस्टिजियस डायनेस्टी समझते, जिसका कन्नौज पर कब्जा होता तो अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित राजवंश समझता था। तो इसलिए जितना भी राजवंश होता था, जितने भी डायनेस्टीज होते थे, ऑल आर इक्वली ट्राइंग टू हैव द कंट्रोल ओवर कन्नौज। मतलब कन्नौज पर कब्जा करने के लिए सभी राजवंश प्रयासरत होता था। अब देखो, एक्चुअली इफ द पावर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया दे आर जस्ट, यू कैन से, having the conflict for having possession on Kannauj, it is very natural because they are actually, if their dynasties are established in North India, so Kannauj is within their reach. But if some power in South India is trying to have the control over Kannauj, it was a very unusual thing. मतलब उत्तर भारत का कोई राजवंश अगर कन्नौज पर कब्जा करना चाहता है तो बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि कन्नौज प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लेकिन बताओ, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट है, इतनी दूर है, और वो भी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत हैं कि हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, तो बहुत अनयूजुअल चीज है। और इसके अलावा जो राष्ट्रकूट है वो मालवा पर भी ऐसे कब्जा करना चाहते हैं। तो उसी में आपको पता चलेगा कि तीनों के बीच एकदम त्रिदलीय संघर्ष होता रहा, ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। अभी मैंने चोल की चर्चा नहीं की है, इधर पल्लवों को भी स्थापित करके रिप्लेस करके चोल स्थापित हो चुका है, चोल डायनेस्टी, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। तो अब हुआ ऐसा कि पहले ऐसे जैसे एक प्रतिहार शासक था, उसका नाम था वत्सराज, जिसका मैंने चर्चा की है। तो उसने पाल शासक धर्मपाल को एक वॉर में पराजित किया, और पराजित करके अभी वो खुश हो रहा था कि चलो हमने कन्नौज पर नियंत्रण, कंट्रोल स्थापित किया। तब तक दक्षिण से आ गया राष्ट्रकूट शासक ध्रुवा द फर्स्ट, ध्रुव, और ध्रुव ने उसको बुरी तरह धूल चटा दी और हरा कर उसको पराजित करके राजस्थान के मरुस्थल में, डेजर्ट रीजन में खदेड़ दिया। तो उसकी तो सफलता गई। तो मतलब ये पहला चरण में जीत पहले प्रतिहारों की हुई, फिर राष्ट्रकूटों की हुई। फिर सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि ध्रुव अपना क्षेत्र में लौट आया। जो सेकेंड, द्वितीय चरण है, उसमें राष्ट्रकूट नहीं थे, तो प्रतिहारों और पालों में संघर्ष हुआ। तो वत्सराज को एक तरह से धर्मपाल वत्सराज पर हावी हो गया, मैंने वत्सराज को डिफीट कर दिया, और उसमें धर्मपाल ने कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और कन्नौज पर एक आयुध डायनेस्टी का शासन था। अब आयुध वंश एक अलग शासक है, उसमें दोनों प्रतिहार और पाल चाहते थे कि हमारा चहेता शासक स्थापित हो। तो उसमें धर्मपाल की तूती बोली, और धर्मपाल पावरफुल हुआ ज्यादा, तो धर्मपाल ने कन्नौज पर कंट्रोल करके और फिर कन्नौज को उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। और वहां पर उसने एक सभा बुलाई थी शासकों की, उसमें उसने उत्तरापद स्वामी की उपाधि ली थी धर्मपाल ने। ये सब मैं क्वेश्चन में पूछूंगा, आप ध्यान रखना उसको। तो इस तरह से देखते हो कि उत्तर भारत में अब तीसरा चरण में वत्सराज की जगह ले लिया नागभट्ट सेकेंड ने। अब इतना में आप मत उलझो, क्योंकि बहुत उलझनपूर्ण चीजें हैं। नागभट्ट सेकेंड ने ले लिया,
तो नागभट्ट द्वितीय ज्यादा पावरफुल था, उसने सोचा कि चलो धर्मपाल ने तो हमारे पिता वत्सराज को अपमानित किया था, तो ऐसा करते हैं हम धर्मपाल को मजा चखाते हैं। तो उसने धर्मपाल पर हमला करके एंड ही डिफीटेड धर्मपाला, और आफ्टर डिफीटिंग धर्मपाला ही स्टार्टेड टू एंड ही केम टू कंट्रोल कन्नौज। लेकिन तभी दक्षिण से अब गोविंदा द्वितीय आ गया। गोविंद द्वितीय आया एंड आफ्टर कमिंग से गोविंद तृतीय, तो वही वो आकर और उसने धर्मपाल को नागभट्ट सेकेंड को पराजित कर दिया। तो इस बार फिर जीत हुई गोविंद द्वितीय की, और फिर गोविंद द्वितीय ने इधर जो देख रहे हो मालवा पर कब्जा कर लिया और अपना एक अधिकारी उपेंद्र की नियुक्ति कर दी। तो माय स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर दक्षिण से इंदिरा तृतीय आएगा, कृष्णा तृतीय आएगा। इधर प्रतिहार शासक में मिहिर भोज होगा, वो पावरफुल होगा, और पाल शासक में 3 शासक पावरफुल हैं, तीनों का नाम मैंने आपको लिखवा ही दिया है, गोपाल है, धर्मपाल है, देवपाल है। अंत में क्या हुआ, लड़ते लड़ते तीनों शक्तियों का पतन हो गया। माने कन्नौज पर अंतिम नियंत्रण तो प्रतिहारों का ही स्टेब्लिश हुआ, लेकिन प्रतिहार कन्नौज पर कब्जा तो कर सके, लेकिन इतनी एनर्जी उनकी नष्ट हो गई उसमें कि प्रतिहार भी अपनी शक्ति को नहीं बनाकर रख सके। और फिर देखते हो कि अंत में प्रतिहार और पाल दोनों का पतन हो गया उत्तर में। तो प्रतिहार और पाल के पतन होने के बाद यहां पर जो राज्य स्थापित होंगे उस राज्य का नाम होगा राजपूत राज्य। दैट इज कॉल्ड राजपूत स्टेट्स, यू नो। देखो अब यही पर राजपूत स्टेट्स, तो मैं राजपूत स्टेट्स के बारे में बताना चाहूंगा। देखो अब ये प्रतिहार शक्ति के पतन के बाद यहां पर जो तुम देखते हो ये जगह है, इसका नाम है ओदंडपुर। ये पेशावर के पास है, उसका नाम है ओहिंद या ओदंडपुर। तो आप देखोगे मेरे मटेरियल में यहीं पर आपको सूचना मिलेगी कि राजपूतों का एक वंश स्थापित हुआ। जैसे प्रतिहार शक्ति का पतन हुआ, तो प्रतिहार शक्ति के पतन के बाद उसके कब्र पर जो जो राज्य आए हैं उन राज्यों के विषय में मैं चर्चा करना चाहूंगा। यह ओहिंद या कह सकते हो या उदंडपुर कह सकते हो, आपको मैटर में नाम मिल जाएगा। और देखो एक बार में आपको दिक्कत होगी, लेकिन इसका तरीका यह है कि एक एक डायनेस्टी को दिमाग में सेट करते चलो। आज के बाद तो फिर छुट्टी भी 1-2 दिन है, उसी का फायदा उठाकर आप राजनीतिक इतिहास को सेट करके बताना। अगर यह काम हो गया तो जब हम पार्ट 3 में चलेंगे तो सल्तनत और मुगल का भी हम राजनीतिक इतिहास सेट करवा देंगे, और आगे जब मॉडर्न में चलेंगे तो वहां भी मैं आपके दिमाग में उसको इम्प्रिंट करवा दूंगा। एंड सरप्राइजिंगली यू कैन से कि आप ही को मैं वादा करता हूं कि आपसे मैं बुलवाऊंगा कि आप हमको वैदिक काल से लेकर और लॉर्ड डलहौजी तक जो अवध का अनेक्सेशन हुआ है उसके बाद इंडिया में बताइए कौन से राज्य आए और कौन से राज्य गए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, कोशिश करोगे, बता दोगे, एंड आप यू विल योर सेल्फ बी सरप्राइज्ड कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल हो जाएगा, और पॉसिबल हो जाता है कनेक्टिविटी से। तो धीरे धीरे इसकी कनेक्टिविटी को बनाने की कोशिश करो। तो मतलब अब तस्वीर यहां से शुरू करना कि प्रतिहार और पाल शक्ति का पतन हो गया। तो जस्ट 1 मिनट। तो प्रतिहार और पाल शक्ति का पतन हो गया। तो उसके पतन के बाद यहां पर तुम देखोगे ओहिंद या उदंडपुर है। तो ओहिंद या उदंडपुर में एक शक्ति स्थापित हुई, इसको कहते हैं हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही। और ये हिंदू शाही वंश का ही शासक था जिसका नाम था जयपाल। मैं जब आपको महमूद गजनी की चर्चा करूंगा तो बताऊंगा जयपाल महमूद गजनी से संघर्ष किया था 1001 में, और उसने रास्ता रोकना चाहा था गजनी का तुर्की आक्रमण का। ये सबसे मेन गेट पर था, मुख्य द्वार पर था।
और लेकिन वो पराजित हो गया था, तो इतना अपमानित महसूस किया था कि he himself went on a funeral pyre and finally he burnt himself to ashes. उसने अपने आप को जला लिया इस पश्चाताप में कि मैं कैसे पराजित हो गया एक तुर्क से। और उसका उत्तराधिकारी आनंद पाल हुआ, उसने भी काफी तगड़ा युद्ध किया लेकिन वो भी हार गया। उसके बाद फिर त्रिलोचन पाल हुआ और इस वंश का अंतिम शासक भीम हुआ। उसके बाद इस हिंदुशाही वंश, वैसे भी महमूद गजनी ने इसको जीत लिया, पेशावर या ओदंडपुर को या ओहिंद को महमूद गजनी ने जीत लिया। तो इसकी प्रशंसा कलहन ने भी की है। कलहन कश्मीर का इतिहासकार है और एक अलबरूनी जो महमूद गजनी के साथ आता है, जो भारत का भ्रमण करता है और अपना अकाउंट छोड़ता है, अपना विवरण देता है। सो इवन अलबरूनी हैज प्रेज्ड अ लॉट टू दिस डायनेस्टी। ही टोल्ड दैट कि जस्ट लाइक वाटर दिस डायनेस्टी शेडेड इट्स ब्लड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न गेट ऑफ इंडिया। मतलब उसने कहा कि देखो, हिंदुस्तान के पश्चिमी द्वार की रक्षा के लिए इस राजवंश ने अपना रक्त पानी की तरह बहा दिया। तो इस राजवंश को इस बात का श्रेय देता है कि यह वह राजवंश है जिसने अपना रक्त पानी की तरह बहा दिया उत्तर पश्चिम की सुरक्षा के लिए। तो यह है हिंदुशाही वंश। अब इधर आइए, तो इधर मैं आप एक वंश से आपको परिचय कराता हूं। ये वंश कहां होगा? तो ये होगा अजमेर में, और अजमेर में जो ये राजवंश होगा उसका नाम होगा अजमेर, और वही राजवंश दिल्ली में स्थापित होगा। तो दिल्ली अजमेर में जो स्थापित राजवंश है वो होगा चौहान वंश। तो चौहान वंश में तुम देखोगे कि वैसे तो इसका वासुदेव या इसका जो आदि पुरुष है और कुछ अलग तरह का वंश है जैसे, लेकिन इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक होगा जिसका नाम होगा इस वंश के शासक का, जैसे विग्रहराज चतुर्थ होगा, उसके विग्रहराज द्वितीय। तो विग्रहराज द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि उसने तोमरों से दिल्ली लिया था। तो और उसका उत्तराधिकारी होगा राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से आगे संघर्ष करेगा और वहां पर देखेंगे अजमेर और दिल्ली इसके दो महत्वपूर्ण केंद्र होंगे। दिल्ली में पहले तोमर वंश की स्थापना हुई थी। आजकल तोमर वंश काफी चर्चा में है, जैसे आनंग पाल इस वंश का है। दिहलिका अथवा दिल्ली की स्थापना आनंग पाल ने की थी। आनंग पाल, जैसे देखो वहां पर एक पिलर उसने एक स्थापित था लोहे का, जो चंद्रविक्रमादित्य से जिसकी तुलना की जाती है। तो उस पिलर को क्या हुआ कि उसमें उसको एक दिन आनंग पाल को लगा कि भाई इस पिलर को हम थोड़ा सा खुदवा के देखते हैं कि इसमें है अंदर में क्या। तो खुदवाने के लिए जब फावड़ा चलने लगा उस पिलर पर, लोहे का पिलर था, तो क्या हुआ कि कुछ समय तक फावड़ा चलाने के बाद द लेबर स्टार्टेड टू डिग दिस द बेस ऑफ द पिलर, सो सडनली सम ब्लड क्लॉट केम आउट ऑन द सॉइल। जैसे लगा कि ब्लड क्लॉट नीचे से अंदर से कुछ रक्त निकला। तो रक्त निकलने की डर हुई, तो लगा कि भाई, तब एक तरह से सबको समय घबराहट हो गई, क्योंकि पहले भी मिथक था कि शेषनाग के माथे पर ये पिलर है। तो उसी पर वो डर गया, बोला कि चलो इसको भरो, फिर दोबारा भर दो, छोड़ दो, इसको मत काटो। तो उसको भरा, लेकिन उसके बावजूद पिलर वो ढीला रह गया। तो ढीली शब्द आई, उसी ढीली शब्द से दिल्ली शब्द निकल गई। तो दिल्लिका या दिल्ली को स्थापित किया उसने। और उसके बाद आता है ये तोमर वंश को बाद में चौहान दिल्ली पर कब्जा करता है। इधर देखो गुजरात में है सोलंकी वंश। ये सब आपको मैटर में दिया हुआ है उसका पर। गुजरात में सोलंकी वंश है। तो सोलंकी वंश के शासक भी महत्वपूर्ण प्रतापी शासक थे। इसमें भी कई महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। और इधर आप देख रहे हो कि इधर जो ग्वालियर है, एक ग्वालियर में भी एक शासक था इसको। और इधर आप देखो तो जो कन्नौज है, कन्नौज में पहले आप याद है कि आपको गहरवाल शासक स्थापित थे। फिर यहां पर कन्नौज में स्थापित हो गए थे प्रतिहार, और प्रतिहार को भी स्थापित करके प्रतिहार को भी स्थापित करके यहां पर गहरवाल स्थापित हो गए। गहरवाल में गोविंद चंद्र आरंभिक शासक था, चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, और फिर इसी वंश का शासक जयचंद हुआ। और जयचंद आप देखोगे आगे पृथ्वीराज चौहान का कॉन्टेम्पररी होगा। और ग्वालियर में कच्छ पघाट वंश था, कोई लोकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, कच्छ पघाट वंश स्थापित था। और ये जो देख रहे हो आप सेंट्रल इंडिया में, इसमें है खजुराहो, महोबा एवं कालिंजर, ये रीजन है। इसकी राजधानी खजुराहो भी थी, महोबा भी थी, महोबा और कालिंजर इसमें स्थापित हुआ। जो राजवंश है
उसका नाम था चंदेल। चंदेल शासकों में तुम देखोगे गंड, धंग और विद्याधर। चंदेल शासक में मैंने मैटर में दिया हुआ गंड, धंग और विद्याधर। ये चंदेल शासकों के बारे में कहा जाता है जब उत्तर पश्चिम से तुर्की आक्रमण हो रहा था तो तुर्की आक्रमण का सामूहिक रूप से मुकाबला जो किया है वह सामूहिक रूप से मुकाबला किया है चंदेल शासक, जिसका नाम है, चाहे वो गंड के नेतृत्व में एक राजपूतों का संगठन बना जिसने महमूद गजनी का सामना किया। उसके बाद आप देखोगे कि गंड के बाद धंग के अंतर्गत बना और धंग के बाद विद्याधर के अंतर्गत बना। देखो विद्याधर के बारे में कहा जाता है जो चंदेल शासक था, जब यहां पर देखो ये पहले यहां पर जहां गहरवाल शक्ति स्थापित थी वहां पहले प्रतिहार थी, तो प्रतिहार में अंतिम प्रतिहार शासक था, उसका नाम था राजपाल। राजपाल प्रतिहार बोलते हैं, 1018 की बात है। तो महमूद गजनी के बारे में तो अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, आगे आप सुनोगे कि जो महमूद गजनी है वो महमूद गजनी मतलब 1001 और 1027 के बीच उत्तर भारत पर 17 टाइम 17 बार इन्वेजन किया, 17 बार आक्रमण किया। तो वंस महमूद गजनी वाज मूविंग टुवर्ड्स, मतलब वह जब बार बार इन्वेड कर रहा था, बार बार आक्रमण कर रहा था, तो उसी क्रम में 1018 में महमूद गजनी ने इसी जगह पर मतलब कन्नौज पर हमला किया था। और कन्नौज पर हमला किया तो राजपाल प्रतिहार राजधानी छोड़कर भाग गया। अब इस बात से विद्याधर को इतनी कचोट हुई कि भाई इसने राजपूतों के नाम को डिफेम कर दिया, तो विद्याधर ने कन्नौज पर हमला कर राजपाल प्रतिहार की हत्या कर दी। और बाद में यही कन्नौज में गहरवाल वंश स्थापित हुआ जिसका जयचंद शासक हुआ बाद में। पहले गोविंद चंद, चंद्रदेव, गोविंद चंद, जयचंद। और इधर आप देखेंगे ये हुआ इधर मतलब आप कहोगे उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है जो बिहार के बॉर्डर पर है, वहां पर डाहल मंडल था, उसका नाम है डाहल मंडल। और डाहल मंडल में एक राजवंश स्थापित हुआ, उसको कहते हैं कलचुरी वंश, कलचुरी शक्ति, कलचुरी वंश। इधर कलचुरी वंश स्थापित हो गया। इधर जो मालवा में मैंने कहा था, आपको याद होगा कि गोविंद द्वितीय ने मालवा को जीता था और मालवा में ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज ऑफिसर्स उपेंद्रा, वो उपेंद्र को स्थापित किया था। तो जो उपेंद्र को स्थापित किया था वही उपेंद्र था जिसका आगे का एक सक्सेसर हुआ, उस उत्तराधिकारी का नाम था सियक द्वितीय। सियक द्वितीय उसका नाम था, उसके उत्तराधिकारी का सियक द्वितीय। और यही जो सियक द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ सियक द्वितीय जिस वंश का शासक था, यही परमार वंश की स्थापना की। परमार वंश, परमारा डायनेस्टी। यही परमारा डायनेस्टी का तो कई राजा है, जैसे वाकपति मुंज है, फिर सिंधुराज नामक शासक हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ भोज परमार। भोज परमार के बारे में कहा जाता है कि वॉज अ ग्रेट पैट्रन टू एजुकेशन एंड स्कॉलर्स, मतलब वो शिक्षा और विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक था। कहा जाता है कि प्रत्येक विद्वान को एक श्लोक के लिए 1 लाख रुपया देता था, मतलब 1 लाख मुद्रा देता था। मतलब उतना नहीं देता होगा, ये जस्ट मिथक है। तो कहा जाता है कि जब उसका डेथ हुआ था मिहिर भोज को, तो किसी स्कॉलर ने संस्कृत में लिखा था कि अग्रधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजा दिवंगते। तो एक बार यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा था कि किस शासक के मरने पर लिखा हुआ मिलता है निरालंबा सरस्वती, तो निरालंबा सरस्वती लिखा हुआ मिलता है भोज परमार के डेथ पर। तो ये परमार वंश हुआ, कलचुरी वंश हुआ, चौहान वंश हुआ, चंदेल वंश हुआ, गहरवाल वंश हुआ, सोलंकी वंश हुआ, कच्छपघाट वंश ग्वालियर में हुआ, हिंदू शाही वंश नॉर्थ वेस्ट में हुआ। सो मेनी डायनेस्टीज यू कैन से, दे आर जस्ट सपोज टू बी राजपूत डायनेस्टी, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। अब मैं स्टूडेंट्स में समझता हूं कि अब आपको फैक्ट्स ने एक इसमें बच गया है चोलाज, जो चोलाज के बारे में मैं बता के और तब मैं प्रशासन की तरफ अगले क्लास में बढ़ जाऊंगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं कि जब हम लोग प्रशासन करेंगे, अर्थव्यवस्था करेंगे, समाज करेंगे, संस्कृति करेंगे, तो उसमें आपको कंफर्टेबल थोड़ा लगेगा। लेकिन ये जो राजनीतिक इतिहास है वो 2 कारणों से आवश्यक है। एक तो पीटी में 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसे मेंस में क्वेश्चन नहीं होगा, 1-2 डायरेक्ट आपको पीटी में क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरी बात है
कि देखो जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो शरीर का स्केलेटन है, जैसे शरीर का ऊपरी ढांचा होता है ना, उसी प्रकार से। तो जब शरीर का ऊपरी ढांचा नहीं रहेगा, हड्डी नहीं रहेगा, तो मांस, चमड़ा और रक्त कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। तो सेम हैपेंस इन केस ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। जैसे कल को हम लोग इकोनॉमी ही पढ़ेंगे, तो इकोनॉमी के उतार चढ़ाव की बात करेंगे तो फिर बात वंश की होगी, शासक का रेफरेंस आएगा। और आप अगर शासक और वंश के बारे में नहीं जानते हो तो आपको अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति समझने में बड़ी असुविधा हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपका पीटी नहीं भी रहता और मुझे कल्चर पढ़ाना रहता, तो मैं मान के चलता हूं कि संस्कृति को अच्छे ढंग से वही समझ सकता जो थोड़ी राजनीति को समझेगा, थोड़ी अर्थव्यवस्था को समझेगा और थोड़ा समाज को समझेगा। तो उतनी तो मैं अपनी तरफ से पढ़ाता आपको, और संयोग से ये सब प्रीलिम्स में भी है, तो प्रीलिम्स में भी फायदा हो जाएगा। और आम के आम और गुठलियों के दाम, अपार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स यू विल बी बेनिफिटेड इन मेंस, क्योंकि इससे आपका बाकी हिस्ट्री का पार्ट, तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट आप लोग बर्दाश्त करिए। और आप अगले क्लास में बताइएगा कि हम आपने अपने दिमाग में इसको सेट कर लिया, तो फिर बस एक चोला बच गया है, तो मैं चोला को डिस्कस कर लूँगा। ये मुश्किल से उसमें 15-20 मिनट्स लगेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा, और तब मैं एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दूंगा। मिस्टर अंकुर, इनको एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर गया हुआ है? गया हुआ है। तो प्रशासन का मैटर भी आपको गया हुआ है। तो आप लोग पॉलिटिकल रिवाइज करके टाइम बच जाए तो थोड़ा आप प्रशासन को देख लेना, क्योंकि मैं अब आपका जो क्लास है वो मंडे को नहीं होगा, क्योंकि उस दिन आप जानते हो गांधी जयंती है, नेशनल हॉलीडे है, तो उस दिन आपका क्लास नहीं होगा। तो मैं आपका क्लास अब ट्यूसडे को लूंगा। तो उस दिन मैं आऊंगा तो मैं यही चोला को फिनिश करके और तब थोड़ा सा मैं आपका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको कवर कर लूंगा, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर लूंगा। पूरा तो नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में भी टाइम लगेगा बहुत, वैदिक से लेकर और अर्ली मेडिवल एज तक चलेंगे। तो कोई क्वेरीज है? नीलू कह रही थी कि सर जो आपने श्लोक बताया उसका हिंदी बता दीजिए। अच्छा, हाँ नीलू, मैं तुमको एड्रेस कर रहा हूं। जैसे उसने था कि अग्रधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजा दिवंगते। मतलब उसने ये कहा कि जो विद्या की धारा है वह अस्थायी रूप से बहती रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा विद्वानों का संरक्षक था वो आज नहीं रहा। तो जितने भी पंडित हैं उन सब पर उदासी छा गई, क्योंकि और स्वयं सरस्वती भी उदास हो गई। निरालंबा सरस्वती, क्योंकि अब सरस्वती ही आधारहीन हो गई। सरस्वती को जो संरक्षण प्रदान करता था वो राजा अब नहीं रहा। तो मतलब ये भोज परमार के सम्मान में दिया। नीलू, मेरे विचार से आप समझ गई होंगी। ओके, तो आज मैं यही स्थगित करता हूं, फिर आपसे मिलता हूं अगले क्लास में स्टूडेंट्स। और आप लोग बस वही हिम्मत रखना, बिल्कुल पेसिमिस्टिक नहीं होना है। सबसे पहली चीज सफलता की होती है ऑप्टिमिस्टिक रहिए। हाँ, क्या है क्वेश्चन? सर प्रिंस करेंगे चंद्रगुप्त के दो नीतियों में से दो नीति क्या है? चंद्रगुप्त की दो नीतियां कहां से, प्रिंस कहां से लिया है? नीति तो कई है चंद्रगुप्त के। थोड़ा क्वेश्चन को स्पष्ट करो प्रिंस, किस चंद्रगुप्त की बात? सिर्फ चंद्रगुप्त लिखा है। अब किस चंद्रगुप्त की बात कर रहे हो? चंद्रगुप्त गुप्ता रूलर की बात कर रहे हो कि चंद्रगुप्त जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य रूलर की बात कर रहे हो? प्लीज थोड़ा सा जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो चलो इसको दूसरे क्लास में पूछ लेना आप हमसे। तो मैं अब यही स्थगित करता हूं, फिर आप लोगों से मिलूंगा। ओके माय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, आई विल सी यू। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।